सर श्रीवास्तव कला ग्रुप के माध्यम से बदायूंबाजी में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं श्री राजेश यादव जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रमुख दावेदार भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री राजेश यादव जी का। सर, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी 2019 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आप हमारे बदायूं में सांसद पद के लिए आप प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्तर के दायित्वों पे मैं काम करता हूँ पार्टी के। और मेरी भी इच्छा है कि यहाँ से लोकसभा का जो है प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी मेरे को अवसर दे, और मैं प्रयास पिछले कई वर्षों से बदायूं में कर रहा हूँ। और पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। जैसा पार्टी का आदेश होगा, पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। अच्छा सर, तो ये आपका प्रथम चुनाव होगा ना? हाँ, मैं चुनाव पहले भी कई लड़ा हूँ, विद्यार्थी जीवन में भी लड़ा हूँ, उसके बाद भी लड़ा हूँ पार्टी से चुनाव में, और लेकिन बदायूं में चुनाव लड़ने का अवसर मेरे लिए ये पहली बार होगा। अच्छा सर, राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण के पीछे आपका क्या कारण है? ऐसा है कि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने के कारण से सामाजिक और राजनीतिक विषयों से निरंतर मेरा बचपन से लगाव रहा। विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमने राजनीतिक विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम किया, तो वास्तव में तो नींव वहीं पे डल गई थी राजनीति की, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मैं अंत में, सेल्फ लास्ट, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और अन्य जो दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, तो वो एक जातिवादी पार्टी है और कुनबा परस्त पार्टी है। एक ही परिवार जो है, एक ही मुलायम सिंह और मुलायम सिंह का खानदान उस पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। मायावती जी है तो वो एक ही व्यक्ति की पार्टी है, वो मालिक, बाकी सब नौकर। शेष आप देखिए सब वहाँ केवल एक कुर्सी लगती है माननीय बहन जी की। और आप देखिए सोनिया गांधी है, केवल एक निर्णय करने वाली हैं, शेष सब वहाँ पे कोई अधिकार नहीं। भाजपा जो है ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। ये वर्कर बेस्ड पार्टी है। पार्टी विद डिफरेंस की बात जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। वहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं, वो मोनार्की है। मोनार्की मीन्स राजतंत्र। एक मालिक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शेष सब पालन करने वाले, उनके फॉलोअर्स। यहाँ पे सब जो है नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका सम्मान बराबर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने चुना। अच्छा सर, 2019 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि आपका मुकाबला पिछले 10 साल से जो हमारे सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी से है, जिन्हें कि बदायूं की जनता पसंद भी करती है और उनके काम से संतुष्ट भी है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा आपसे उल्टा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैं प्रश्न जो कर रहा हूं आप निश्चित रूप से इसको टेलीकास्ट भी करेंगे। आप मेरे को कोई भी ऐसा एक भी कार्य बताइए जो जिस कार्य से युवाओं को रोजगार मिला हो धर्मेंद्र यादव का, बताइए सर। तो आपकी क्या रणनीति? नहीं, आपने कहा ना कि बहुत संतुष्ट है बदायूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या युवाओं को एक भी रोजगार के कोई साधन उपलब्ध कराए धर्मेंद्र यादव ने? आप युवा हैं, बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगी बदायूं के अंदर, कौन सा उद्योग लगा? एक 50 लोगों का उद्योग धर्मेंद्र यादव यहाँ क्या ला पाए जिससे नौजवानों को उद्योग मिले? सर अभी क्या यहाँ पे भी तो काम कराया है इन्होंने धर्मेंद्र यादव। हाँ, मेडिकल कॉलेज जो है वो आपकी जानकारी के लिए वो अटल जी की योजना का हिस्सा था। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश में सरकार थी, उस समय ये मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने पास करके बरेली भेजा था। और बरेली में जब ये जगह नहीं दी गई, बहुत लंबे समय तक जो है वो समाजवादी पार्टी का शासन था, और उन्होंने जब यहाँ जमीन नहीं दी, तब सरकार ने कहा कि विद इन द 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर कहीं भी आप जमीन उपलब्ध कराइए। तो यहाँ पर वो जमीन उपलब्ध कराई गई, अटल जी की योजना का हिस्सा था। धर्मेंद्र यादव का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, आपको जानकारी का अभाव है इसमें। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह खानदान के आसपास राजनीति घूम रही है पिछले 25 से 30 सालों में। आप मेरे को बताइए धर्मेंद्र यादव और मुलायम सिंह खानदान ने बदायूं जिले में कितना किलोमीटर 4 लेन बनाया? मेरा प्रश्न आपसे, बताइए कितना किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर कंस्ट्रक्ट इन नेशनल स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे इन बदायूं डिस्ट्रिक्ट?
सर उस पर अभी बरेली और बदायूं रोड पर तो काफी बिल्कुल ठीक कहा, एग्जैक्ट 23 किलोमीटर मात्र जो है वो नेशनल, यहाँ पर 4 लेन रोड 25 सालों में मुलायम सिंह के खानदान ने बनाया। लेकिन हमारी सरकार बनी तो मैं केशव मौर्य जी से मिला जाकर, और मैंने कहा कि हमारे यहाँ 4 लेन नहीं है, जिसके कारण से जो है ना 2 व्हीलर वाले जो है ना, बाइक वाले लगातार एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। तो बदायूं से लेकर के और गुन्नौर तक 100 किलोमीटर का 4 लेन अभी बन रहा है, और आने वाले 4 महीनों में वो 100 किलोमीटर का 4 लेन पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार को भी 2 साल पूर्ण नहीं हुए हैं। आप जाइए बदायूं से कचला, बदायूं से उझानी, बदायूं से बिलसी, 250 किलोमीटर 4 लेन के काम इस बदायूं जिले के अंदर मोदी जी और योगी जी की सरकार ने 4 लेन का केवल करवाया है। अच्छा सर, आपकी क्या रणनीति बता रहा हूं ना, हमारी रणनीति ये है कि अधिक से अधिक जनता का काम करेंगे, अधिक से अधिक जनता की सेवा करेंगे, और जनता मोदी जी को पसंद करती है। केंद्र के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, और समाजवादी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, ये देश को पता है। अच्छा सर, यदि आपको सांसद घोषित किया जाता है, हाँ। कि अगर आप सांसद बनकर आते हैं तो आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपकी सराहना करता हूं इसके लिए। ऐसा है कि 3 मुख्य मुद्दे मेरे बदायूं के लिए हैं। सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा था मेरा 4 लेन का, उसका काम मैंने प्रारंभ कर दिया है। अच्छा। केशव मौर्य जी से मिला मैं, और केशव जी से हमने ये बदायूं और गुन्नौर का जो रोड था, ये बबराला तक का हमने पास करवाया। इस जिले के अंदर नेशनल हाईवे नहीं है, मैं यहाँ पे नेशनल हाईवे लेके आऊँगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की स्थापना करवाऊंगा। इंडस्ट्री की स्थापना से मेरा मतलब है कि 1-2 इंडस्ट्री नहीं, हब बनाएंगे इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा यहाँ। अच्छा। जिससे यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सर अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो जो कृषि की भूमि है उसको आपको लेना पड़ेगा, तो फिर कृषि के लिए क्या? ऐसा होता है कि जब इंडस्ट्री के जब हम साधन उपलब्ध कराएंगे, वातावरण ठीक होगा। जब समाजवादी पार्टी के शासन में जो गुंडाई चलती थी, दबंगाई चलती थी, वो गुंडाई जब नहीं होगी और सुविधाएं देंगे तो, और जब नेशनल हाईवे निकलेगा तो नेशनल हाईवे के आसपास अपने आप इंडस्ट्री लगाने के लिए उद्योगपति आता है। और जब उद्योगपति यहाँ आएगा तो किसान को उचित मूल्यों पर जो है वो जमीन खरीदेंगे। सरकार जमीन खरीद करके किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री वाले को नहीं देगी। किसान की जमीन यदि उद्योगपति खरीदता है तो 30 लाख रुपए का बीघा है तो 30 लाख में खरीदेंगे। लेकिन यहाँ उद्योग आएगा तभी लोगों को नौकरी मिलेगी, वरना तो यहाँ का नौजवान आज दिल्ली, मुंबई और नोएडा में नौकरी करने के लिए मजबूर है, लखनऊ में मजबूर है। आप कोई भी 100-200 लोगों की नौकरी नहीं है, कोई एक उद्योग नहीं है जिसमें नौकरी। तीसरा जो है बदायूं और दिल्ली, ये रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। सीधा मैं दिल्ली और लखनऊ के लिए बदायूं से ट्रेन चलवाने का, ये 3 मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज होंगी, 3 प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी। अच्छा। और सर एक बात बताइए, मेरा जो प्रश्न था, मेरा प्रश्न ये था कि यदि आप इंडस्ट्री लगवाते हैं तो हमें कृषि के लिए भी तो भूमि चाहिए ना, क्योंकि वो सब इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, फिर खेती कहाँ होगी? मैं ये आप समझे नहीं। अब बदायूं जिले के अंदर कुल मिला के 2000 गाँव से अधिक हैं। 2000 गाँव में एक गाँव में एवरेज 4000 से 5000 एकड़ जमीन है। तो उनके वो उद्योग जो हैं, उन उद्योगों के लिए कितनी जमीन चाहिए? वो तो बहुत कम जमीन चाहिए। एक मान लो कि किसी की 4 बीघे की है, तो 4 बीघे की यदि वहां पर इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि सारे बदायूं की जमीन ले लेंगे और यहाँ उद्योग लगे तो उससे रोजगार मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस गांव में रोज उद्योग लगेगा उस, अभी तो जो है क्या काम करते हैं आपके बदायूं के लोग ज्यादा, दिल्ली में पता है आपको? हाँ। क्या करते हैं सर? वहाँ भाई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगे इंडस्ट्री में, नहीं। दिल्ली के अंदर 50,000 लोग बदायूं जिले के केवल गोलगप्पे और पापड़ी और भल्ले की रेहड़ी लगाता है और पलायन करने को मजबूर है। आप देखिए गजरोला कितना छोटा सा गांव था, एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन नेशनल हाईवे निकला तो आज वो औद्योगिक राजधानी हो गया। अब औद्योगिक राजधानी हो गया तो वहां के लोगों को रोजगार मिल गया। अब तुम्हारे बदायूं के लोग जो है दिल्ली में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हैं। मैं यहीं पे रोजगार की स्थापना करवाऊंगा, इंडस्ट्रीज की स्थापना होगी और उसमें जो है ना, किसान की यदि जमीन कोई लेगा तो उसका मूल्य देगा, जिस पैसे से वो कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद सकता है। सर
अभी आप जगह जगह रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सफलता मिली है और उसके जनता को क्या क्या फायदे हैं? रोजगार मेलों के माध्यम से मैं बदायूं जिले के 7,500 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुका हूं, जिसका मेरे पास डाटा उपलब्ध है। और धर्मेंद्र यादव से आप जाकर के पूछिए कि उसने कितने लोगों को रोजगार दिया बदायूं जिले के। मैंने 7,500 लोगों को रोजगार दिया, जबकि मैं अभी सांसद विधायक कुछ नहीं बना हूं। और ये देखना, ये प्रतिवर्ष 5-7 हजार लोगों को जो है मैं रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष। प्राइवेट कंपनीज के लोग यहाँ आएंगे और रोजगार देके जाएंगे लोगों को। बेरोजगारी समाप्त कर देंगे इस जिले के अंदर, देखना। सर, ये तो हो गई हमारी राजनीतिक चर्चा। इसके अलावा सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ? पूरा मेरा एकदम पूरा परिवार है। मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश के ही मेरे पूर्वज रहे हैं। और हम भी रोजगार जो है वो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री और ऐसे साधन ना, यहाँ से सीधी जो है ट्रेन है, तो हमारे भी जो है वो परिवार महानगरों में शिफ्ट हो गया, और जिसके कारण से हमें वहाँ पर रोजगार करना पड़ा। और आज बदायूं जिले की ऐसी स्थिति देख करके यहाँ पर पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पशुओं की वैन चलाई, इसीलिए निशुल्क पशु चिकित्सा वाहन मैंने 5 चलाए, जो 500 से ज्यादा गांवों में फ्री इंजेक्शन और फ्री दवाई पशुओं के लिए दे रहे हैं। 500 गांव में वो वैन जा चुकी है। यहाँ की जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत पुअर है, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, रोजगार के साधन नहीं है, रेल के साधन नहीं है, सीधा जो है कोई हाईवे नहीं है, सिंगल रोड पे चलने को मजबूर है लोग, तड़ातड़ एक्सीडेंट में मरते हैं लोग। हर रोज अखबार पढ़ो बदायूं का तो 2-4 एक्सीडेंट में मृत्यु निश्चित रूप से लिखी आती है उसमें। तो ये सारी दुर्दशा देख करके यहाँ का संपूर्ण और समग्र विकास कराने के लिए और हम कृत संकल्प है, और निश्चित रूप से बदायूं में हम ये सारा काम करके रहेंगे। सर, पुलवामा पे जो अभी अटैक हुआ है हमारे सैनिकों पर, और उसके बाद जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कराई, तो उस पर लोग सबूत मांग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के 70 सालों में पहली बार एयर अटैक से हमने दुश्मन को मारा है। सेना को कभी फ्री हैंड दिया नहीं गया 70 वर्षों में। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जब सेना को ये कहा कि तुम ही तय करो कि लक्ष्य कहाँ रखना है, समय कौन सा है, दिन कौन सा है, और तय करके और फ्री हैंड दिया उनको। दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए। और जो आतंकवादी सेंटर्स थे पाकिस्तान के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाके हमारे वायुसेना के जवानों ने उनको वहीं जाकर नेस्ते नाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। और आज विश्व के अंदर ये प्रत्येक देश को ये संदेश गया कि आज यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ से दिया जाएगा। और दुश्मन को भारत किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने 7 समुद्र पार आकर के ओसामा बिन लादेन को मारा था, और हमने भी पाकिस्तान में ऐसे ही घुस के मारा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, गरीब का भी विकास हो रहा है, विद्यार्थी का भी विकास हो रहा है, वनवासी, जनवासी, गिरिवासी सभी का विकास हो रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 2019 में फिर से सरकार बनेगी, और भारत आज जो गौरवशाली इतिहास भारत का था, भारत ने आज वास्तव में गौरव प्राप्त किया है। पाकिस्तान जो आतंकवाद परस्त देश है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान कोई नहीं, आपके याद होगा आज से 2 साल पहले बर्मा के अंदर, बर्मा से हमारे यहाँ मणिपुर और मिजोरम के अंदर वहाँ का खपलांग गुट, जो वहाँ का जो आतंकवादियों का एक खपलांग गुट था जिसने हमारे 17 सैनिकों की जो है हत्या की थी, तो एयर स्ट्राइक करके हेलीकॉप्टर से हमारे सैनिक रात को वहाँ उतारे गए और वहीं पे उनके 150 खपलांग गुट के 150 आतंकवादियों को वहीं पे मार दिया था। और बर्मा की सरकार चूं नहीं कर पाई थी। तो हमारे देश की जो है सीमाओं को जो असुरक्षित करेगा, हमारे देश के ऊपर जो गलत नजर डालेगा, मोदी जी के नेतृत्व में किसी हाल में उसको जिंदा नहीं बख्शा जाएगा। और रही बात कांग्रेस के लोगों की और ये समाजवादी के लोगों की सबूत मांगने वाले की बात, इनकी आदत है सवाल उठाना। कांग्रेस ने 70 साल में प्रत्येक युद्ध सेना ने जीता, और ये जो है रणनीतिक बातचीत में सारे देश की बातचीत में देश ये हार गए वहां जाकर के। सेना ने पाकिस्तान का क्षेत्र जीता, लेकिन शिमला समझौते में वो क्षेत्र सारा का सारा वापस लौटा दिया कांग्रेस की सरकार थी जिस समय।
तो आज मोदी जी के नेतृत्व में है और वायुसेना के जो पायलट गए थे वो दुश्मन को मारने गए थे, वो लाश गिनने के लिए नहीं गए थे। अच्छा सर, एक प्रश्न ये भी है कि पुलवामा में इतना ज़्यादा जो मतलब क्या RDX था वो पहुंच कैसे गया? 350 kg पहुंच कैसे गया? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। नहीं, वो RDX नहीं था उसमें, वो उनकी जो लैब रिपोर्ट आई है ना उसमें वो RDX नहीं था, उसमें कोई और था। 350 देखिए जो भी उसमें था, हमारा जो है वो एक आप इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही सर, क्योंकि जब इतना बड़ा हमला हुआ है और वहाँ आर्मी की इंटेलिजेंस होती है, सभी एजेंसीज की इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस फेलियर तो प्रथम दृष्टया माना ही जाता है कोई आतंकवादी बड़ी घटना होती है तो सर आगे इसके लिए क्या किया जाए? सरकार इसके कदम उठा रही है। और जिस समय आप समझिए ना कि जब उनकी फैक्ट्री को ही तबाह कर देंगे, जहां आतंकवादी पैदा होता उसी को हम तबाह कर देंगे, और अभी एयर अटैक होंगे आप देखना, और भी जितने इनके पाकिस्तानी अड्डे हैं आप देखना 1, 2, 3 महीनों के अंदर जितने भी ऐसे टेररिस्ट कैंप है सब पे दोबारा हमला होगा अभी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब ये जो विस्फोटक 350 जो भी है केजी है विस्फोटक है जो वो एकदम मार्केट में इतना ज्यादा बिक रहा है, इस सारी चीजों का तो एक निर्धारण रहता है ना। देखो बॉर्डर जो है ना, हमारे देश का जो बॉर्डर है ना, वो हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है। ये भारत जो है ये कोई छोटा देश नहीं है, इसमें मैदान भी है, इसमें रेगिस्तान भी है, इसमें समुद्र भी है, इसमें पहाड़ भी है और बर्फीले पहाड़ भी है जहां 12-12 महीने बर्फ रहती है। तो ऐसा जो है वो हमारा सैकड़ों किलोमीटर का, 600 किलोमीटर से ज़्यादा तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, 700 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा जो है ये राजस्थान पंजाब का मिला के बॉर्डर है। तो हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, प्रत्येक स्थान पर ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे। बदायूं के अंदर जो कला ग्रुप नाम से संस्था है वो बेसिकली युवाओं की, युवक और युवतियों की मिलाकर के बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा काम जो है, स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय मोदी जी का मिशन है उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं इनके कार्यों की सराहना करता हूं और नौजवानों को मैं कहता हूं कि आने वाले समय जो है वो नौजवानों का है और आप इस कार्यक्रम में लगे रहें। कला ग्रुप बदायूं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बदायूं के अंदर जिस तरह से इन्होंने जागृति लाई है, निश्चित रूप से बदायूं के युवाओं को ऐसे युवकों से, ऐसे युवतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।